Welcome to all of you. The topic of e-lecture is speciation, Jati Udbhavan. Speciation means the evolutionary formation of a new and distinct species. एक नई जाति का उद्विकासीय निर्माण क्या कहलाता है? स्पेशिएशन कहलाता है. अगर हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करें, एक जैविक विकास की बात करें, तो इसके कंसेप्ट में दो बातें आती है. पहला ये होता है कि किसी भी बायोटिक कम्युनिटी या फिर जैविक समुदाय जो होता है उसमें उसके जीन में परिवर्तन होना, और दूसरा जो होता है एक नई और स्पष्ट जाति का निर्माण होना. जो फर्स्ट प्रोसेस है कि जीन चेंजेस किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में, एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी में, वो किसकी वजह से होता है कि वहाँ पर जो है कुछ एडेप्टिव रेडिएशंस होते हैं. उस एडेप्टिव रेडिएशन की वजह से जीन चेंजेज होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी समुदाय जो है, एक जाति जो है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है एक नए स्थान पर जाकर रहने में समर्थ होता है, और वहाँ पर फिर वो समुदाय जो है दो या दो से अधिक जातियों में बढ़ जाता है, विभक्त हो जाता है. तो इस तरह से क्या होता है कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के लिए इन दोनों बातों का होना बहुत ही ज़रूरी है कि उसकी कम्युनिटी में, उसके मेंबर्स में जो है जीन का चेंजेज होना, और उसके बाद में उस चेंजेस की वजह से वो नए स्थान पर जाकर रहने में समर्थ होंगे, और वहाँ पर जो है दो स्पष्ट जातियों में उनका विभाजन हो जाएगा. तो इस तरह से जो है एडेप्टिव रेडिएशंस की वजह से नई जातियों का बनना. अगर हम डार्विन की बात करें, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इवोल्यूशन और स्पेशिएशन एक दूसरे के सिनोनिम्स या जो पर्याय प्रतीत होते हैं, लेकिन एक दूसरे के पर्याय है नहीं, क्योंकि इवोल्यूशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है और स्पेशिएशन जो है एक इसका पार्ट है इवोल्यूशन का. क्योंकि जब इवोल्यूशन की बात करें तो उसमें हम जो है स्पीसीज, जीनस, फैमिली और क्लासेस लेवल तक का इवोल्यूशन जो है उसमें शामिल होता है. और स्पेशिएशन को देखने से पहले, समझने से पहले हमें यह जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि स्पीसीज कहते किसे हम. तो स्पीसीज को डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी है. तो स्पीसीज क्या है? अ ग्रुप ऑफ a population organism in which free mating is possible and they are reproductive isolated from the other member of organism. अर्थात ऐसा कोई समुदाय जिसके बीच में आपस में मुक्त जनन संभव है, लेकिन ऐसे ही किसी अन्य समुदाय से वो जो है जननिक रूप से पृथक हो, क्या कहलाती है? स्पीसीज कहलाती है. ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन वेयर मेंबर्स हैव द पोटेंशियल टू इनब्रीड इन नेचर, पोटेंशियल to inbreed in nature and produced viable fertile offspring but do not produce viable offspring with member of other groups. इसका अर्थ ये हुआ कि नेचर में जो है किसी भी पॉपुलेशन या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या होता है, आपस में जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं, इनब्रीड कर सकते हैं और एक वायबल और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वे जो है किसी अन्य ग्रुप के मेंबर्स के साथ में ब्रीड नहीं कर सकते, मैटिंग नहीं कर सकते और एक वायबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो इस तरह से जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है? स्पीसीज कहलाता है. और इसी तरह की रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड ग्रुप का बनना, स्पीसीज का बनना जो है वो क्या कहलाता है? स्पेशिएशन, जाति उद्भवन कहलाता है. तो जाति उद्भवन में क्या कहेंगे कि इट इज़ ए इवोल्यूशनरी प्रोसेस, इट इज़ ए इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच वन जेनेटिकली कोहेसिव पॉपुलेशन, genetically cohesive population split into two or more reproductive isolated population. कि इसके अंदर जो है जेनेटिकली कोहेसिव पॉपुलेशन मतलब आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से जो संबंधित रहती है पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो है एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के द्वारा, विकासीय प्रक्रिया के द्वारा दो या दो से अधिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड पॉपुलेशन में स्प्लिट हो जाती है, बढ़ जाती है. इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर एक सिंगल जीन पूल जो है, क्या है? सिंगल जीन पूल जो है तो सेपरेट जीन पूल में डिफ्रेंशिएट हो गया, विभेदित हो गया है, और उसकी वजह से जो है यहाँ पर नई जाति की उत्पत्ति हुई है. और स्पेशिएशन जो है अलग अलग तरह का होता है. हम देखते हैं एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, सिम्पैट्री स्पेशिएशन, पैरापैट्रिक स्पेशिएशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं एलोपैट्रिक स्पेशिएशन क्या होता है. एलोपैट्री नाम से स्पष्ट है कि अलग अलग जगह पर पाया जाने वाला, विस्थानिक, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाला. एलोपैट्री क्या होती है कि कोई भी पॉपुलेशन जो होती है, और पॉपुलेशन उसके अंदर जो है जातियों का समूह जो है वो क्या करता है,
उनके बीच में किसी कारणवश एक फिजिकल बैरियर बन जाता है, और उस फिजिकल बैरियर इसमें क्या शामिल होता है, माउंटेन रेंज हो सकती है, रिवर, डेजर्ट, या फिर कोई बड़ी एक्वेटिक बॉडीज हो सकती है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर एक डिस्टेंस जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, दूरी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इस फिजिकल बैरियर की वजह से एक ओरिजिनल पॉपुलेशन एक दूसरे से दूर हो रही है, सेपरेट हो रही है, और उस सेपरेट पॉपुलेशन क्या करती है कि एक नए एनवायरनमेंट में जाकर के और रहने के लिए समर्थ बनती है। उसमें जो है वहाँ एडेप्टेबिलिटी शो करती है, और उसमें कुछ जीनी चेंजेज होते हैं, उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेज होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक नई स्पीसीज़ के रूप में वो प्रोड्यूस होती है। और ये मेंबर जो है फिर जो है जिनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में वो जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होने के बाद में ये जो है अपनी ही स्पीसीज़ के जो मेंबर है उनसे इंटरब्रीड या इनब्रीड नहीं कर पाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो है इवोल्यूशनरी प्रोसेस हो गया, और उस प्रोसेस के द्वारा दो नई जातियों का विभाजन हो गया, दो नई जातियाँ यहाँ पर बन गई। और ये जो नई जातियाँ बनी हैं आपस में एक दूसरे से ब्रीड नहीं कर पाती है, उनके बीच में मैटिंग पॉसिबल नहीं है। तो आप देखिए ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है और इसके मेंबर है, और इस मेंबर के बीच में फिर जो है किसी कारणवश कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है, चाहे डेजर्ट हो चाहे रिवर हो, ठीक है, और कुल मिलाकर के इनके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। और ये जो है आपस में दोनों ही पॉपुलेशन के मेंबर जो हैं एक दूसरे से दूर होने के बाद एक नए एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, और ये एक स्पीशीज इनकी इनिशियल स्टेप है, यानी फिजिकल बैरियर का इनके बीच में होना एक इनिशियल स्टेप है। और उसके बाद में ये फिर नए एनवायरनमेंट में जो है एलोपैट्रिक कंडीशन में जो है ये नए एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्ट होने की कोशिश करते हैं, और इस दूसरे से वो है जेनेटिकली डिफरेंट हो जाते हैं, और उसकी वजह से ये जो है ओरिजिनल पॉपुलेशन जो यहाँ पर दो नई स्पीसीज़ ए और स्पीसीज़ बी, इनमें जो है आपस में यहाँ पर विभेदित हो गई है। तो फिर इस तरह से जो है ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये अभी ये दो नई जातियाँ बन गई है, किसकी वजह से, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन की वजह से, एलोपैट्रिक नेचर की वजह से, कि इसके अंदर जो है फिजिकल बैरियर हुआ, और बैरियर की वजह से एक दूसरे से सेपरेट होकर के और उसकी जीनी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए, और वो दो नई जातियों में बंट गए। तो इस तरह से ये एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, आप ऐसे एक बार इसको समराइज करते हैं। फिजिकल बैरियर प्रिवेंट जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशन, कि हम जानते हैं कि इसके बीच में फिजिकल बैरियर होने की वजह से आपस में आप दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, इनके बीच में जो जीन फ्लो जो है यहाँ पर रुक गया, और उसके बाद क्या होगा कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म इवॉल्व इन जेनेटिकली डाइवर्जिंग पॉपुलेशन, और एक दूसरे जीन फ्लो रुकने की वजह से अब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म यहाँ पर जो है क्रिएट हो गई, और ये जो है क्या हो गई, ये पॉपुलेशन जो है जेनेटिकली डाइवर्जेंट हो गई। क्या होगी, जेनेटिकली डाइवर्जेंट होगी। और अब यहाँ पर स्पेशिएशन तभी पाया जाएगा जब ये डाइवर्जेंट पॉपुलेशन जो है इनके बीच में लंबे समय तक कोई इंटरब्रीडिंग या इनब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। तो जो है एलोपैट्री भी जो है स्पेशिएशन का एक एग्जांपल है। और उसके बाद हम बात करते हैं सिम्पैट्री। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं एलोपैट्री का। डार्विन फिंचेज देखिए आप, गैलापागोस आइलैंड एक द्वीप है जहाँ पर डार्विन ने यात्रा की थी और वहाँ बहुत से डाइवर्सिटी को देखा था। इस गैलापागोस जो है आइलैंड है उस पर डार्विन फिंच पाई जाती है, और डार्विन फिंच जो है एक कॉमन एंसेस्टर से जो है 14 स्पीसीज इवॉल्व हुई है, एक कॉमन स्पीसीज से, कॉमन एंसेस्टर से, यानी एक स्पीसीज या 14 नई स्पीसीज बनी है। किसकी वजह से, एलोपैट्रिक आइसोलेशन की वजह से, एलोपैट्रिक जो है इसकी वजह से, स्पेशिएशन की वजह से। तो यहाँ पर फिजिकल बैरियर हो गया और बैरियर की वजह से यहाँ पर 14 नई स्पीसीज इवॉल्व हो गई। नेक्स्ट सिम्पैट्री या समस्थानिक, हिंदी में कहते हैं इसको समस्थानिक, एक ही स्थान पर रहने वाली जातियाँ, एक ही स्थान पर रहने वाली जातियाँ। विस्थानिक कहते हैं अलग अलग स्थानों पर रहने वाली जातियाँ। तो सिम्पैट्री जो है एलोपैट्री का जिस तरह से अपोजिट है, क्या है, कंट्रोवर्शियल अल्टरनेटिव है। इसमें क्या होता है कि एक ही स्थान पर रहने वाली जातियाँ जो आपस में एक दूसरे से रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो, एक दूसरे से रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो, एक ही स्थान पर रह रही है लेकिन आपस में एक दूसरे से रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो, उसको हम कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पीसीज, समस्थानिक जातियाँ।
और यहाँ पर किसी तरह का कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं है, किसी तरह का कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है और इनके बीच में जो है एक इनिशियल स्टेप स्पेसिएशन की हुई और ये आपस में रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड रहते हैं। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, वो मैकेनिज्म हो सकती है, बिहेवियर एथोलॉजिकल मैकेनिज्म हो सकती है, या फिर टेम्पोरल मैकेनिज्म हो सकती है। किसी भी कारण की वजह से एक दूसरे से वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं और वो एक दूसरे से यहाँ पर अलग होने लगते हैं और इस तरह से फिर ये एक ही पॉपुलेशन के अंदर, सिंगल पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट जीन पूल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग एक ही पॉपुलेशन है, एक ही स्थान पर रह रही है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जीन पूल बन गए, दो अलग अलग नई जातियाँ बन गई। तो इस तरह से एक ही स्थान पर रहने वाली ऐसी पॉपुलेशन जो आपस में रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड हो वो सिम्पैट्रिक स्पीसीज़ कहलाती है। और सिम्पैट्रिक स्पीसीज़ का बनना जो है वो क्या कहलाता है, सिम्पैट्रिक जो है स्पेशिएशन कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पैरापैट्रिक स्पेशिएशन। पैरापैट्रिक स्पेशिएशन क्या है कि दो पॉपुलेशन है, ये अलग अलग पॉपुलेशन है और उसमें अलग अलग स्पीसीज़ है और यहाँ पर इनके जो कॉमन बॉर्डर है, जो एडजेसेंट एरिया जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ, वहाँ पर दोनों के बीच में एक तरह से ट्रांजिशन जोन है इनके बीच में। यहाँ पर एक आपस में इंटरेक्शन होता है और नई तरह की स्पीसीज़ यहाँ पर बनती है। तो क्या होता है कि एडजेसेंट पॉपुलेशन इवॉल्व इनटू डिस्टिंक्ट स्पीसीज वाइल मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट अलोंग ए कॉमन बॉर्डर और हाइब्रिड जोन। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक हाइब्रिड जोन बन गया है, यहाँ पर नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से स्पीसीज़ को कहलाते हैं, हम क्या कहते हैं, पैरापैट्रिक स्पीसीज़। और इस तरह का जो स्पेशिएशन होता है उसको हम कहते हैं पैरापैट्रिक स्पेशिएशन। तो ये तीन तरह के जो है स्पेशिएशन हुए, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक और पैरापैट्रिक। तो यहाँ पर जितनी भी नई जातियाँ बन रही है एक कॉमन जीन पूल से, जो अलग अलग जीन पूल बन रहे हैं, उन सब में क्या रोल प्ले कर रहा है, वो जो है एक दूसरे से रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड है। यानी यहाँ पर इवोल्यूशन की एक सीरीज उसके द्वारा जो है नई जाति बन रही है और इन सब में जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन सब में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक नई जाति बनने में। तो हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म जो है कौन कौन सी है जिसके द्वारा नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म जो है दो तरह की होती है, प्री जाइगोटिक एंड पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म। प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म क्या होती है कि ऐसी मैकेनिज्म या ऐसे बैरियर्स जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं, यानी यहाँ पर जो है जो बैरियर रहते हैं उसकी वजह से वो फर्टिलाइज्ड नहीं कर पाते हैं। तो दिस मीन्स देयर इज एन ऑब्स्टेकल टू मैटिंग और टू फर्टिलाइजेशन इफ मैटिंग अकर्स। प्री जाइगोटिक बैरियर्स आर ऑफ द मैनी टाइप। ऐसे कोई भी अवरोध जो कि उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते हैं वो कहलाते हैं प्री जाइगोटिक बैरियर्स। अब प्री जाइगोटिक बैरियर्स कई तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेम्पोरल या टाइम आइसोलेशन, इसको हम कह सकते हैं सीजनल आइसोलेशन भी कह सकते हैं। यानी इस तरह के आइसोलेशन में क्या होता है कि कोई भी जो स्पीसीज़ है उनके जो उसका जो रिप्रोडक्टिव टाइम जो है वो अलग अलग होता है, उनकी सीज़न जो अलग अलग होती है, उनके जो है रिप्रोडक्टिव जो टाइम होता है वो अलग अलग ईयर्स में होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। तो टेम्पोरल आइसोलेशन इज अ फॉर्म ऑफ ए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन विच 2 or more species reproduce at 2 separate times or different seasons or different years। अलग अलग समय का इनका रिप्रोडक्टिव टाइम होने की वजह से आपस में मैटिंग नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल देखें तो ट्रेडेंसकेशिया कैनेलिकुलेटा स्पीसीज एंड ट्रेडेंसकेशिया सब एस्पेरा। ये ट्रेडेंसकेशिया की दो स्पीसीज़ है और ये स्पीसीज़ हालांकि आपस में पोटेंशियली मैट कर सकते हैं, आपस में ब्रीड कर सकते हैं, जो है कैपेबल है, लेकिन क्या होता है कि इनकी जो फ्लोरिंग टाइम होती है वो अलग अलग है और फ्लोरिंग टाइम अलग अलग होने की वजह से इसमें जो है क्रॉसिंग या पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और ये जो है आपस में ब्रीड नहीं कर पाती है। तो ये एक सीजनल आइसोलेशन कह सकते हैं इसको, टेम्पोरल आइसोलेशन की समय की जो है अलग अलग समय होने की वजह से आपस में ये मैटिंग नहीं कर पाते हैं या इनब्रीड नहीं कर पाते हैं। दूसरा है जियोग्राफिकल आइसोलेशन।
सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप जो है आइसोलेशन का, प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन का मैकेनिज्म का, कि इसके अंदर जो एक एंसेस्टर स्पीसीज होती है और फिजिकल बैरियर की वजह से सेपरेट हो जाती है, फिजिकल बैरियर की वजह से सेपरेट हो जाती है। जैसे कि हम देखा था कि डार्विन फिंच जो है फिजिकल बैरियर की वजह से एक कॉमन एंसेस्टर जो है 14 नए स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया था। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो है एनिमल्स है, प्लांट्स है, फिर अन्य दूसरे जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उनकी पॉपुलेशन में जो है होता है, और इस बैरियर की वजह से, डिस्टेंस की वजह से जो है क्या होता है कि एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, और इनके बीच में जो जेनेटिक मेटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और फिर क्या होता है कि ये एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाती है और आपस में ब्रीड नहीं कर पाती है। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन भी जो है एक प्रीजाइगोटिक मैकेनिज्म है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोलॉजिकल आइसोलेशन, इसको हम हैबिटेट आइसोलेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इस प्रकार के आइसोलेशन में क्या होता है कि एक ही एरिया में स्पीसीज जो है एक ही एरिया में रहती है, कॉमन एरिया में रहती है, लेकिन आपस में मैट नहीं कर पाती है, ब्रीड नहीं कर पाती है, क्योंकि वो उनके जो है हैबिटेट होते हैं, जो इकोलॉजिकल लिंक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इस तरह से उनके बीच में ये ब्रीड नहीं हो पाती हैं, या फिर ये रेयरली जो है इनब्रीड कर पाते हैं। तो हम इसका एग्जांपल देखें, क्वार्कस कॉक्सीनिया एंड क्वार्कस वेल्यूटिना, ये दो प्लांट स्पीसीज़ है, और ये जो है कॉक्सीनिया जो स्पीसीज़ है वो मड एरिया में, दलदल में रहती है, और वेल्यूटिना स्पीसीज़ जो है वो ड्राई एरिया में रहती है, और अलग अलग हैबिटेट या इकोलॉजिकल लिंक होने की वजह से ये आपस में मेटिंग या इनब्रीड या पॉलिनेशन जो है इनके बीच में क्रॉसिंग नहीं हो पाती है। तो इस तरह का जो आइसोलेशन होता है, जो हैबिटेट की वजह से होता है, वो हैबिटेट आइसोलेशन या इकोलॉजिकल आइसोलेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रीजाइगोटिक मैकेनिज्म है, जो फिजिकल बैरियर जो है वो है मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन या इसके अंदर क्या होता है कि जो डिफरेंट जो है अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाले जो दो स्पीसीज़ हैं उनके बीच में जो है मैटिंग नहीं हो पाती है। उसका कारण ये है कि उनके जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट होने की वजह से आपस में वो एक दूसरे फिक्स नहीं हो पाते हैं, और ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं, एक सेपरेट स्पीसीज़ के रूप में ये रहते हैं। तो इसी तरह से उनके जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अलग अलग स्ट्रक्चर होने की वजह से ये आपस में इनब्रीड नहीं कर पाते हैं, मैटिंग नहीं कर पाते हैं। एग्जांपल देखें मंकी फ्लावर का, इसकी दो स्पीसीज़ होती है, और दोनों ही स्पीसीज़ आपस में एक दूसरे से कलर में और शेप में इतनी डिफरेंट होती है एक दूसरे से कि जो है ये आपस में इनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, क्रॉस पॉलिनेशन डज नॉट हैपन इन बिटवीन देम। नेक्स्ट, इथोलॉजिकल आइसोलेशन आल्सो नोन एज बिहेवियरल आइसोलेशन। बिहेवियरल आइसोलेशन हम जानते हैं जनरली ये एनिमल्स के अंदर होता है, और ये जो किस पर आधारित होता है, मैटिंग रिचुअल्स एंड सिग्नल कॉल्स पर आधारित होता है। हम जानते हैं कि हर एक एनिमल्स के अंदर जो है अपने पार्टनर को जो है अट्रैक्ट करने या उसको कॉल करने के लिए उसके अंदर मैटिंग रिचुअल्स या फिर सिग्नल्स पाए जाते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज में, और इस मैटिंग रिचुअल्स और सिग्नल की वजह से, सिग्नल कॉल की वजह से क्या होता है कि वो अपने पर्टिकुलर पार्टनर को ही कॉल कर पाता है, वही इस कॉल को रीड कर पाता है, बाकी जो है स्पीसीज़ के जो मेंबर होते हैं वो उसको रीड नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि दूसरी स्पीसीज़ के मेंबर के साथ में इनकी मैटिंग जो है नहीं हो पाती है। तो ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल रिप्रोडक्टिव बैरियर्स है एनिमल्स के बीच में, और इसकी वजह से ये स्पीसीज आपस में सेपरेट रहती है। तो इथोलॉजिकल बैरियर भी जो एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट प्रीजाइगोटिक मैकेनिज्म शो करता है। उसके बाद हम देखते हैं गैमेटिक आइसोलेशन। गैमेटिक आइसोलेशन में गैमेट एक दूसरे से आइसोलेट है किस तरह से कि मेल गैमेट और स्पर्म जो है किसी स्पीसीज़ की जो है वो किसी स्पीसीज़ की जो है एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, किसी दूसरी स्पीसीज़ के एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोनों गैमेट्स के बीच में आइसोलेशन है, आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, और ये दो कारणों की वजह से हो सकते हैं कि बायोकेमिकल बैरियर की वजह से और केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से हो सकते हैं। बायोकेमिकल बिहेवियर में क्या होता है कि मेल गैमेट्स जो है एग को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, और केमिकल कॉम्पेटिबिलिटी को देखें तो इसके अंदर मेल गैमेट हालांकि उसमें एंटर होता है, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता है, कि जैसे ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर होता है
वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो है वो नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये गैमेटिक आइसोलेशन रहता है, और गैमेटिक आइसोलेशन की वजह से दो अलग अलग स्पीसीज मैट नहीं कर पाती है। तो ये कुछ मैकेनिज़्म थी, टेम्पोरल, सीजनल, लिथोलॉजिकल, गैमेटिक, जो प्री ज़ाइगोटिक मैकेनिज़्म थी, जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो है पहले के बैरियर हैं। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट ज़ाइगोटिक मैकेनिज़्म। ये ऐसे मैकेनिज़्म है जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है कुछ बैरियर्स होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो बनने वाले ऑफस्प्रिंग या हाइब्रिड जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, या फिर सर्वाइव करते हैं तो वो वाइबल या फिर जो है फर्टाइल नहीं होते हैं। तो उसके बाद के कौन कौन से मैकेनिज़्म या बैरियर्स हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले ज़ाइगोटिक इनवाइबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन जो जाइगोट या जो हाइब्रिड बनेगा वो हाइब्रिड क्या होगा, वाइबल नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो जाइगोट का इनवाइबल होना क्या कहलाता है, जाइगोटिक इनवाइबिलिटी। जैसे कि लाइनम पेरेनाई और लाइनम ऑस्ट्रिकम, ये दो अलग अलग स्पीसीज़ है, और इनके बीच में क्रॉस होने के बाद जो हाइब्रिड बनता है, हाइब्रिड कैसा होता है, इनवाइबल होता है, जो है बाद में सर्वाइव नहीं कर पाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये जाइगोटिक इनवाइबिलिटी को शो कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हाइब्रिड स्टेरिलिटी। इसमें तो जाइगोटिक इनवाइबिलिटी में तो हाइब्रिड इनवाइबल होता है, लेकिन हाइब्रिड स्टेरिलिटी में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ, हाइब्रिड बना, वो हाइब्रिड वाइबल भी होता है, लेकिन क्या होता है कि वो हाइब्रिड जो है फर्टाइल नहीं होता है, स्टेराइल होता है। किसके कारण वजह से, उसमें कई कारण हो सकते हैं इसके लिए। गोनाड का जो है एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर एबनॉर्मल मियोसिस हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हाइब्रिड स्टेराइल होता है। जैसे ड्रोसोफिला स्यूडोबस्क्यूरा और ड्रोसोफिला पेर्सिमिलिस, इनमें क्या होता है कि क्रॉस हुआ, और क्रॉसिंग के बाद जो हाइब्रिड बनता है, हाइब्रिड वाइबल तो होता है, लेकिन वो स्टेराइल होता है, अपनी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। और नेक्स्ट जो है पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स या मैकेनिज्म जो है वो है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। अभी तक हमने जो दोनों पढ़े थे, कौन कौन से, जाइगोटिक इनवाइबिलिटी, उसके अंदर हाइब्रिड सर्वाइव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट में हाइब्रिड स्टेरिलिटी में सर्वाइव कर पाता है, लेकिन वो स्टेराइल होता है। और हाइब्रिड ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जो हाइब्रिड बनता है वो सर्वाइव भी करता है और फर्टाइल भी होता है। कौन सा, F1 जनरेशन का, कि जो दो इंडिविजुअल्स के बीच में फर्टिलाइज होने के बाद में जो हाइब्रिड बनेगा, वो हाइब्रिड कैसा होगा, फर्टाइल होगा, वाइबल होगा, यानी F1 जनरेशन फर्टाइल होगी। लेकिन ये जो हाइब्रिड है आगे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जो बनाएगा, वो ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे। कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट प्रोजेनी में, यानी F2 जनरेशन में जो है इस हाइब्रिड का जो स्टेराइल होना, वीक होना, वो कहलाता है हाइब्रिड ब्रेकडाउन कहलाता है। अब देखिए गॉसिपियम आर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेशियम, कॉटन की स्पीसीज़, और इसमें जो क्रॉस के बाद जो F1 हाइब्रिड होगा वो फर्टाइल होगा, वाइबल होगा। लेकिन अगर ये जब भी नेक्स्ट F2 स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें जो F2 जनरेशन जो होगा, F2 हाइब्रिड होगा, वो कैसा होगा, स्टेराइल होगा। तो यानी नेक्स्ट F2 जनरेशन में अपने हाइब्रिड का वीक होना, स्टेराइल होना, हाइब्रिड ब्रेकडाउन कहलाता है। तो ये जो है पोस्ट जाइगोटिक मैकेनिज़्म थी, जिसके अंदर जाइगोटिक इनवाइबिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी और हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ये सब इस बैरियर की वजह से वो जो है जाइगोट या सर्वाइव नहीं कर पाता है, या फिर अपने नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और एक नई स्पीसीज़ के रूप में बना रहता है। तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म थी, जिसकी वजह से स्पेशिएशन क्रिएट होता है, जाति की नई जाति का उद्भवन होता है। थैंक यू।